हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक रोहतगी। आज हम क्लास 11th में बेसिक मैथ्स एंड कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स के अंतर्गत जो हमारे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, सेशन सेकंड डिस्कस करेंगे। सेशन फर्स्ट में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूले अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के, फिर एलजेब्रा के, फिर ज्योमेट्री के, फिर लॉगरिथम और कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स यूजफुल इन फिजिक्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफ। फिजिक्स में ग्राफ का बहुत महत्व है। कंपटीशन एग्ज़ाम के अंतर्गत, बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत मान के चलिए कि ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं। और हमको पता है, जैसा हमने 10th में रीड किया है, कि ग्राफ क्या शो करता है। ग्राफ शो करता है वेरिएशन ऑफ एनी क्वांटिटी विथ अदर क्वांटिटी। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इसमें, इफ y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो कर्व कैसा आएगा। यहां पे x, यहां पे y कांस्टेंट है। x की वैल्यू कुछ भी हो, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, बट y चेंज नहीं हो रहा। कौन चेंज नहीं हो रहा? y चेंज नहीं हो रहा। तो बताएं कर्व कैसा आएगा। अब इसको कोई शेप बोले तो इसका शेप क्या है? इसका शेप पैरेलल लाइन। क्या है इसका शेप? पैरेलल लाइन। समझ में आया? अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका कर्व पैरेलल लाइन आएगा। अगर वो क्वांटिटी हमने किस पे ले रखी है? y एक्सिस पे। किस पे? y एक्सिस पे। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। PV इज इक्वल टू K। PV इज इक्वल टू K। अब मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करना है, PV वर्सेस P, PV वर्सेस V, PV वर्सेस 1/P। यहां पे कोई भी x पे कोई भी क्वांटिटी हो, PV की वैल्यू हर समय क्या है? कांस्टेंट है। PV की वैल्यू हर समय कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कर्व कैसा आएगा? पैरेलल लाइन। यहाँ पे कर्व कैसा आएगा? पैरेलल लाइन। यहाँ पे कर्व कैसा आएगा? पैरेलल लाइन। आई थिंक अंडरस्टूड हुआ होगा कि अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका कर्व पैरेलल लाइन आएगा। P की वैल्यू इंक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। V की वैल्यू इंक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरे ग्राफ पर हम आते हैं, B। इफ y प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल हटा दिया, y इज इक्वल टू mx, तो जब भी दोनों क्वांटिटी की पावर 1 हो, y की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? 1। जब भी दोनों वेरिएबल की पावर 1 हो तो कर्व स्ट्रेट लाइन आता है। कर्व कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कहां से? ओरिजिन से स्टार्ट होता है भाई, ये x, ये y। इट इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। एग्जाम्पल, इफ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, v इज इक्वल टू kT, तो ये कर्व कैसा आएगा? T और v स्ट्रेट लाइन। आई थिंक अंडरस्टूड क्या होगा स्टूडेंट्स। कांस्टेंट में पैरेलल लाइन, प्रोपोर्शनल में कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। अब हम आ रहे हैं इसी में,
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वापिस क्या हुआ कि y की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है 1, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स है, यहां पे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो जब दोनों वेरिएबल की पावर 1 होती है, कर्व स्ट्रेट लाइन आता है, तो यहाँ पे भी कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अब की बार ओरिजिन से पास नहीं होगा। ये कहाँ से पास हो रहा था, ओरिजिन से, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू एम एक्स, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन तो आएगी, ये x ये y, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी ये डिपेंड करेगा। व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y किसके इक्वल हो गया, 0 प्लस सी, y इज इक्वल टू सी। कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी y इज इक्वल टू एम एक्स था, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे y इज इक्वल टू एम एक्स से स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस c के कारण इस कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, y इज इक्वल टू सी। ऐसे ही एक और कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, y की पावर 1, x की पावर 1, वापिस स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, कर्व इज स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, पुट x इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हर समय x एक्सेस पे जो क्वांटिटी है उसको 0 कर दो। कर्व स्टार्ट कहाँ से होगा, तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू माइनस सी, y इज इक्वल टू, तो माइनस सी कहाँ आएगा, यहाँ पे प्लस सी कहाँ आया था, ऊपर, तो वापिस ये कर्व स्ट्रेट लाइन आया, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई, माइनस सी से। स्टार्टिंग कहाँ से हुई, माइनस सी से। तो अभी तक हमने 4 कर्व देख लिए। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू एम एक्स, दोनों की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इस c के कारण ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, प्लस सी से पास, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, दोनों की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस सी, वापिस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब नेक्स्ट कर्व E, y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, तो अब की बार जो कर्व आएगा x y, पावर ऑफ y 1, x पावर कितनी है, -1। जब भी ऐसा होता है, एक वेरिएबल की पावर 1, दूसरे की -1, तो कर्व इस प्रकार आएगा। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। क्या शेप का नाम है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक का समझ में आया। तो अभी तक ये आया कि दोनों की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों की पावर 1 है, लेकिन c के कारण स्टार्ट ओरिजिन से नहीं होगा, प्लस y से होगा। y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, y और x दोनों की पावर 1 है, तो क्या होगा,
स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन ओरिजिन कहाँ से होगा, -c से। -c कहाँ आएगा, नीचे। यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर -1 तो शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। फिर हम आते हैं आगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। y की पावर कितनी है, 1, x की पावर कितनी है, 2। तो क्या हुआ, इस समय शेप पैराबोला आता है। क्या आता है, पैराबोला। यहाँ पे x, यहाँ पे y। पैराबोलिक शेप क्या होता है, मैं 2 एक्सरसाइज डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √x, स्क्वायर किया, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे y की पावर 2 है, पावर ऑफ y कितनी है, 2, और पावर ऑफ x कितनी है, 1। इसमें देखो, इसको मैंने स्क्वायर करके ऐसे चेंज कर दिया ना, y पावर 2, x पावर 1। तो याद रखिए, जब भी दोनों वेरिएबल की पावर एक की 1 एक की 2 है तो शेप होगा पैराबोलिक। क्या शेप होगा, पैराबोलिक। इसका शेप भी पैराबोलिक, दोनों का शेप सेम है। लेकिन क्या डिफरेंस है, इसका नाम क्या दिया मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, इसका पैराबोलिक। पैराबोलिक समझते हो, क्रिकेट में अपन शॉट मारते हैं, प्लेयर यूं मारता है तो बॉल कैसे जाती है, ऊपर जाके ऐसे आती है, ठीक है। तो ये जो शेप है वो पैराबोलिक है। अब जिसकी पावर कम है कर्व उस तरफ झुक जाएगा, जिसकी पावर कम है कर्व उस तरफ जाएगा। यहाँ पे पावर किसकी कम है, 1 की। ये समझ में मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब अगर एक वेरिएबल की पावर 1 दूसरे वेरिएबल की पावर 2 तो शेप पैराबोलिक होगा और कर्व उस तरफ टिल्ट होगा, जहां कर्व उस तरफ टिल्ट होगा जहां पर क्या होगा, पावर कम है। पावर किसकी कम है, 1, y की पावर कम है तो कर्व उस तरफ चला गया। y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, पावर किसकी कम है, x की, कर्व इधर चला गया। तो ये मैंने आपको बहुत प्रचलित जो यूज में आते हैं जी टाइप के, मैंने ABCDEFG टाइप के मैंने ग्राफ आपको शो कर दिए। मैं एक बार इनकी समरी और बता देता हूं। ये हमारे पास y, ये x, शेप पावर 1 पावर 0 पैरेलल लाइन, पावर 1 पावर 1 स्ट्रेट लाइन, पावर 2 पावर 1 पैराबोला। लेकिन किस तरफ, लीन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि पावर किसकी कम है, 1 2, शेप क्या होगा, पैराबोला। लेकिन किस तरफ झुकेगा, लीन मतलब झुकना, लीन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। पावर 1 पावर -1, क्या बताया मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कंपटीशन एग्जाम पे जाओगे तो इसको देखिएगा, बहुत काम आएगी। क्या बताया मैंने कि जब एक की पावर 1 एक की पावर 0, y की पावर 1 x की पावर 0 पैरेलल लाइन, y की पावर 1 x की पावर 1 स्ट्रेट लाइन, y की पावर 2 x की पावर 1 पैराबोला। लेकिन ये कर्व किस तरफ झुकेगा, x एक्सिस की तरफ झुकेगा।
y की पावर 1, x की पावर 2, वंस अगेन पैराबोला। लेकिन कर्व किसकी तरफ झुकेगा? जिसकी पावर कम होगी कर्व उस तरफ झुकेगा। इधर क्या बताया मैंने? लीन टुवर्ड्स y एक्सेस, लीन टुवर्ड्स y एक्सेस। जिसकी पावर कम होती है कर्व उस तरफ झुकता है। 1 और 2 में पावर किसकी कम है? y की, तो कर्व किस तरफ झुका? y की तरफ। फिर हमारे पास आया 2 और 1 में किसकी पावर कम है? x की, तो कर्व किस तरफ झुक जाएगा? x की, है ना। ये कौन सा कर्व हुआ हमारे पास? ये हुआ g वाला। और ये वाला कौन सा कर्व हुआ? f वाला। ये कौन सा कर्व हुआ? 1 - 1 e। ये a, ये हमने अभी तक देखा ग्राफ का शेप क्या होता है। अब हम ग्राफ की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व, है ना। बचपन में हमने, हर बच्चे ने गार्डन में जाके रिपस पट्टी यूज की होगी, है ना, रिपस पट्टी। उसी से हम स्लोप को समझेंगे, उसी से स्लोप को समझेंगे। यहां पे x, यहां पे y, ये कर्व थीटा। स्लोप ऑफ कर्व is equal to tan theta, where theta is equal to angle made by curve with x axis। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं dy बाय dx। स्लोप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? dy बाय dx का मीन्स क्या हुआ? x1 x2 y2 y1। तो ये हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। थोड़ी सी नई चीज़ है स्टूडेंट्स। स्लोप ऑफ कर्व मीन्स tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय कर्व विथ x एक्सिस। इसको हम dy बाय dx भी कह सकते हैं और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी कह सकते हैं। स्लोप को समझने के लिए मैं अलग अलग एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल फर्स्ट, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x और y, इस कर्व का स्लोप कितना है? कोई पूछे आपसे स्लोप, तो हमको मालूम है स्लोप मतलब सबसे पहले तो tan थीटा अगर हो जाए तो tan 45, हम कह सकते हैं इसका स्लोप हर समय 1 रहेगा। इसका स्लोप हर समय 1 रहेगा। एग्जाम्पल सेकंड को पूछे इसका स्लोप क्या है साहब? x और y, जल्दी से बता दो। ये किसके पैरेलल है? x एक्सेस के पैरेलल है। स्लोप अगर x एक्सेस के पैरेलल है तो x एक्सेस से एंगल कितना हो जाएगा? 0। इसका स्लोप कितना है? 0। समझ में आया? एग्जाम्पल थर्ड, इसका स्लोप बताएं। tan थीटा, x एक्सेस से कितना एंगल है? 90 डिग्री। इसका स्लोप कितना है? इनफाइनाइट। तो एक चीज समझ में आई, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है और यहां पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज होने पे ये भी इंक्रीज हो रहा है।
पैरेलल लाइन का स्लोप 0 है, वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना है? इनफाइनाइट। वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना है? इनफाइनाइट। और बात करते हैं एग्जाम्पल 4। इसका स्लोप कितना होगा? तो अब मेरा क्वेश्चन है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मैं यहां पे एक्स एक्सेस से एंगल लूंगा ना, तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये वाला एंगल नहीं लूंगा मैं, ये माइनस एक्स से हो जाएगा। समझ रहे हो? ये एंगल किससे हो जाएगा? माइनस एक्स से। मेरे को किससे लेना है? एक्स से, प्लस एक्स से। तो मैं कौन सा एंगल लूंगा? ये वाला, थीटा ग्रेटर देन 90। तो इसका स्लोप tan थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 में क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पे कांस्टेंट तो हुआ, लेकिन क्या हो गया? नेगेटिव। यहां पे कांस्टेंट तो हुआ, लेकिन क्या हुआ? पॉजिटिव। दोनों में समझ रहे हो? यहां पे और यहां पे क्या डिफरेंस है ना, थोड़ा सा स्टूडेंट हैवी टॉपिक है। यहां पे जब x क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने बोला स्लोप पॉजिटिव। कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव। यहां पे क्या हुआ? x क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो y क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो स्लोप क्या हो गया? कांस्टेंट तो है, लेकिन क्या बोला हमने? नेगेटिव बोला। क्या बोला? स्लोप नेगेटिव बोला। तो इस प्रकार से ये स्लोप का मीनिंग है। और भी मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यहां पे स्लोप कांस्टेंट पॉजिटिव, स्लोप 0, स्लोप इनफाइनाइट, स्लोप कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा स्लोप? जब एक क्वांटिटी एक्स एक्सेस पे तो बढ़ रहा है, लेकिन वाई क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। पॉजिटिव कब होगा? जब एक्स क्वांटिटी बढ़ रही है और वाई क्वांटिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल 5 आते हैं। एक्स वाई कर्व ऐसा है। एग्जाम्पल 6, कर्व इस प्रकार है। तो अब ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, इसलिए स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अब अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। समझे आप मेरी बात? अगर दो क्वांटिटी के बीच जो कर्व है, यहां पे x और y स्ट्रेट लाइन है, कैसा भी हो x और y, तो मैं कहता हूं स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। लेकिन अगर कर्व है, y और x के बीच क्या है? कर्व मिल रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे स्लोप, दोनों कंडीशन में स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दोनों कंडीशन में स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। यहां पे इसमें स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां पे स्लोप क्या होगा? नेगेटिव कांस्टेंट। लेकिन जब मैं इसकी बात कर रहा हूं कर्व, तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है, और जब स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो या तो इंक्रीज होगा 5, 6, 7, 8 या फिर डिक्रीज होगा 7, 6, 5। तो अब मैं आपको बता रहा हूं क्या देखना है। यहां पे आप एक एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन खींच दो, यहां पे एक्स एक्सेस से पैरेलल लाइन खींच दो, यहां पे एक्स एक्सेस से और यहां पे एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन खींच दो। यहां पे θ1, यहां पे θ2। θ1 θ2 ज़्यादा है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग। यहां पे θ1 θ2, θ1
इज ग्रेटर देन थीटा 2, इसका मतलब स्लोप डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीजिंग। समझ में आया? अगर हम एक्स एक्सिस, भाई स्लोप का मतलब मीनिंग ही क्या है? एक्स एक्सेस से बनाया हुआ एंगल। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दे रहा हूं। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, इसका मतलब स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। यहाँ पे थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, इसका मतलब थीटा 2 कम हो रहा है, तो स्लोप क्या होगा? डिक्रीजिंग। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो एक मेथड और बताता हूं मैं। अगर कर्व y एक्सेस की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो उसका स्लोप क्या होगा? इंक्रीजिंग। और अगर कर्व x एक्सेस की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या होगा? डिक्रीजिंग। स्लोप क्या होगा? डिक्रीजिंग। समझ में आई बात? अगर कर्व y एक्सेस की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या होगा? इंक्रीजिंग। कर्व x एक्सेस की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या होगा? डिक्रीजिंग। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप क्या होगा? कांस्टेंट। उसमें भी थीटा लेस देन 90 तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव कांस्टेंट। थीटा ग्रेटर देन 90, मैंने बताया ना एंगल किससे लेंगे? एक्स एक्सेस से। इधर जो एंगल होगा वो माइनस एक्सेस हो जाएगा ना, ये एंगल। थीटा ग्रेटर देन 90 स्लोप नेगेटिव, लेकिन क्या होगा? कांस्टेंट। अगर वो स्ट्रेट लाइन आती है तो अगर मैं h वाले पोर्शन को समराइज करूं, स्लोप ऑफ द कर्व, तो स्लोप का मीन्स होता है dy बाय dx और tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विथ x एक्सिस। स्लोप कांस्टेंट होगा अगर स्ट्रेट लाइन होगी। इसमें दो कंडीशन, अगर थीटा 90 से कम है कांस्टेंट पॉजिटिव, एंगल 90 से ज़्यादा है कांस्टेंट नेगेटिव। अगर कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है तो स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा, और जब कांस्टेंट नहीं होगा तो या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो अगर कर्व y एक्सिस की तरफ जा रहा है तो स्लोप इंक्रीजिंग, कर्व x एक्सिस की तरफ जा रहा है तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ग्राफ से रिलेटेड लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सिस। ये x, ये y, ये कर्व है। तो एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ? कर्व ये रहा हमारे पास, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व एंड is equal to area of rectangle ABCD। ABCD या y इंटू एक्स भी कर सकते हैं। और देखिए कर्व ऐसा आ गया, तो हमारे पास एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो ये हमारे पास एरिया अंडर कर्व एंड x एक्सेस।
एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। इसमें कैसे निकलेगा? एरिया अंडर कर ये एक्स, ये वाई। कैसे निकालेंगे? ए बी सी डी ई। तो एक तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा और एक किसका हो जाएगा? रेक्टेंगल का। तो एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस रेक्टेंगल ए सी डी। तो होप सो स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ के शेप क्या होते हैं, ग्राफ के स्लोप क्या होते हैं और एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया होगा। जब हम वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रीड करेंगे तो उसमें ये ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आया वीडियो तो लाइक कर कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। यूट्यूब चैनल आलोक रोहतगी के नाम से सब्सक्राइब है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।